2020 NEP 2020 का फुल फॉर्म ही प्रश्न पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। एक नंबर यहीं से आपका बन जाएगा। NEP का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। और इसको देखते हैं कैसे कैसे निर्माण हुआ है और इसके हर पॉइंट को, इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हुए चलते हैं। परख, SPM, ECCE, ये सभी को इसमें हम कवर करेंगे। और आज का सेशन NEP 2020 से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। NEP निर्माण के लिए जून 2017 में इसरो के पूर्व चीफ डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और इस समिति ने मई 2019 में NEP के मसौदा तैयार किया गया। तो एक प्रश्न यहाँ से बन जाएगा, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसरो के पूर्व चीफ डॉक्टर के कस्तूरी रंगन थे। और इस पर काम कब से स्टार्ट किया गया? तो जून 2017 को। और इसको मसौदा तैयार कब हो गया? तो मई 2019 को। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में 1968 और वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। यह कौन सी, या स्वतंत्र भारत की कौन सी शिक्षा नीति है? तो तीसरी शिक्षा नीति है। वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed डिग्री होना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी जो 2030 के बाद टीचिंग लाइन के लिए B.Ed 4 वर्षीय डिग्री होना आपके लिए अनिवार्य है। और जो इधर जो 2 वर्षीय वाले हैं ये सभी क्या हो जाएंगे? तो इन सब की डिग्री खराब हो जाएगी। ये कैसे विडम्बना है, इसको तो हमारे समझ में नहीं आता है कि पहले तो आपने 1 वर्षीय था, फिर 2 वर्षीय कराया, 2 वर्षीय के बाद अब 4 वर्षीय। तो ये बेचारे जो B.Ed 2 वर्षीय किए हैं या 1 वर्षीय जो किए हैं, तो सब क्या करेंगे? और टीचर की वैकेंसी भी नहीं आती कि इतने लोग एडजस्ट हो जाएं या फिर कहीं सेटल हो जाएं, ऐसा भी नहीं है। सरकार की नीति इतनी गड़बड़ है, इस पर क्या ही कहा जाए। पहले जो क्लासेज होती थी 1 जुलाई से प्रारंभ होती थी और 20 मई तक बंद होती थी। इसमें बच्चा आराम से हर जगह घूम भी लेता था और कोई भी चीज़ होता है अगर कुछ समय बाद मिल रहा तो उसमें मोटिवेट होकर के नई एनर्जी के साथ बढ़ा जाता है। जबकि आजकल में भीषण गर्मी भी पड़ रहा, उसके बाद भी सभी जो सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि आप पढ़ते रहो। कोई भी चीज़ अगर कंटिन्यू चल रहा तो उससे मन ऊब जाता है और पढ़ाई से वैसे भी मन ऊब जाता है। एक कहानी मैं सुनाता हूँ। एक जो है बकरे को मुस्लिम काटने के लिए ले जा रहा था, तो बच्चे ने कहा, पापा इस बच्चे को पढ़ाने के लिए ले जा रहे हैं क्या? तो सोचो इसमें बात यह है कि बच्चा सोच रहा बकरा अगर बोल रहा, चिल्ला रहा, मतलब पढ़ने जा रहा, यानी पढ़ाई से बच्चों को कितना डर होता है और इसके प्रति रुझान पैदा करना चाहिए। जबकि इतनी गर्मी में बच्चों की हालत खराब हो जाती है, खराब हो जाएगी और कई बच्चों की तो मृत्यु भी हो जाती है। इस चीज़ को ध्यान ही नहीं देना है। और बदलाव करके अब एक और गड़बड़ी कर दिए हैं कि साल में 2 परीक्षा कराना है। तो बच्चा पढ़ेगा कब? साल में 2 परीक्षा होगी, 1 महीना पहले से परीक्षा की तैयारी करवाना है, प्रैक्टिकल बनाना है, फाइल बनाना है और उसके बाद स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है। अगर इस चीज़ को देखो तो कहीं ना कहीं बच्चे का टाइम जो है वैसे ही वेस्ट हो जाता है कि पता ही नहीं चलता है। और सेमेस्टर वाइज ये इतनी खराब नीति है जो नई वाली शिक्षा नीति है, साल में 2 बार परीक्षा कराना, ये केवल सबको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इस पर कोई आवाज़ उठा ही नहीं रहा है। वो साल भर का था, उसमें बच्चा अगर कोई गरीब बच्चा वो कमा भी लेता था, अपना खर्चा भी निकाल लेता था, पढ़ाई भी कर लेता था, हर चीज़ हो जाता था और बढ़िया टाइम भी मिल जाता था पढ़ने के लिए। और ये 6 महीने का पेपर हो गया, इसमें तो कुछ समझ में नहीं आता क्या किया जाए, कैसे किया जाए। चलो जो भी है, जब कोई नहीं ध्यान दे रहा तो हम लोग क्या करेंगे। हालांकि इस पर आवाज़ उठाना चाहिए, इसको साल भर में ही पेपर कराना चाहिए। और अगर देखा जाए तो ये सब पैसे कमाने का एक जरिया है। हर एक प्रैक्टिकल में तुम्हारा 3-4 हज़ार रुपये लग जाते हैं, तो साल में 2 बार कराओगे, क्या ही मतलब है। लेकिन ठीक है। और अगला पॉइंट है, नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। जो एमफिल पहले था उसको क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया है।
अब 2030 के बाद वैसे भी बीएड वाले जो 2 वर्षीय हैं काम नहीं आएंगे और उसके पहले वैकेंसी भी नहीं आने वाली है, क्या करेंगे? डिग्री का कोई महत्व नहीं, पढ़ाई का कोई महत्व ही नहीं रह गया। अब इस नीति के यानी एनईपी 2020 के सिद्धांत को देखते हैं। इसमें सिद्धांत ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, संरचनात्मक समझ यानी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर जोर देना है, ना कि रटंत पद्धति का यानी रोट लर्निंग पर प्रयोग या प्रेशर या दबाव देना है। केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई नहीं कराना है, केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई नहीं कराना है। अगला पॉइंट बहुभाषिकता यानी बहुभाषिकता को बढ़ावा देना है। जैसे किसी भी स्कूल में कई सारे बच्चे कई संस्कृति के कई भाषा के बच्चे रहेंगे तो वो आपस में इंटरेक्ट करके सीखेंगे, वो उसकी भाषा को वो उसकी संस्कृति को सीखेगा और इससे एक भाईचारा का रूप पैदा होगा। जबकि इसीलिए कहा गया बहुभाषिकता को क्या करना है, बढ़ावा है और विविधता को प्रोत्साहन देना है। विविधता मतलब अगर तुम्हारे क्लास में प्रश्न भी पूछ सकता है कि कहीं दक्षिणी भारत का जो बालक आ गया उत्तरी भारत में पढ़ने के लिए यानी वह इंग्लिश जानता, तो क्या उसको आप क्लास में पढ़ाओगे या उसकी छुट्टी कर दोगे? तो आपको जो भी डिसीजन लेना वो बच्चे के अनुरूप ही लेना है, यानी विविधता को बढ़ावा देना है, यानी सभी लोगों को समान शिक्षा या जो किसी को भगाना नहीं है, सबको समान अवसर देना है। बच्चों की शिक्षा का माध्यम कम से कम क्लास 5 तक या क्लास 8 या उससे आगे तक भी घर की भाषा या मातृभाषा यानी मदर टंग या स्थानीय भाषा में होनी चाहिए। इसकी बातें बहुत जो व्यवहारवादी या मनोवैज्ञानिक या जो है महात्मा गांधी की बात करें तो ये सभी लोग भी जो है एनईपी 2020 भी ये बातें कहता है कि कम से कम कक्षा 5 तक शिक्षा जो मातृभाषा में होनी चाहिए या मदर टंग में होनी चाहिए या फिर स्थानीय भाषा में होनी चाहिए। मातृभाषा क्या है? माता की भाषा नहीं, आप जहाँ पे रह रहे हो, बचपन से जिस भाषा को सुन रहे हो, जिस भाषा में रह रहे हो, पल रहे हो, जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हो उसी भाषा को क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा का कोई भाषा नहीं कि अंग्रेजी या हिंदी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ पे रह रहे हो वहाँ की जो भाषा है उसी को क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं। अगला, सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर देना है। सतत मूल्यांकन मतलब हमेशा आपके प्रोग्रेस को चेक किया जाएगा कि आपके में प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर आप में जो पढ़ाया गया उसमें बदलाव आया कि नहीं आया, बच्चे उसको समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, इस पर हमेशा क्या करना है? ध्यान देना है। इसी को CCE कहते हैं यानी कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंशन और इवैल्यूएशन पर जोर देना, ना कि साल के अंत में, यानी समेटिव असेसमेंट को बढ़ावा नहीं देना है। समेटिव असेसमेंट एक नेगेटिव असेसमेंट भी होता है, यानी साल में परीक्षा लेना कोई फ़ायदा नहीं होता है, जबकि फार्मेटिव असेसमेंट को बढ़ावा देना है। यानी फार्मेटिव असेसमेंट वह असेसमेंट होता है जिसमें पढ़ाते हुए या किसी चीज़ को करते हुए जो है मूल्यांकन कर लेना फार्मेटिव असेसमेंट कहलाता है। एक मूल्यांकन होता है समेटिव असेसमेंट, एक होता है फार्मेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट को नेगेटिव के रूप में लेते हैं, या जो साल में के अंत में पेपर होता है उसे हम कहते हैं समेटिव असेसमेंट। जैसे मैं आप लोगों को अभी पढ़ा रहा हूँ, तो अभी अगर पढ़ाते पढ़ाते प्रश्न पूछ लूँ तो ये समेटिव असेसमेंट नहीं होगा, ये हो जाएगा फार्मेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट जो बच्चों के लिए नेगेटिव माना जाता है, क्योंकि समेटिव असेसमेंट में रिप्लाई नहीं मिल पाता तुरंत, और इससे बच्चों की क्या होती है? हानि होती है। फार्मेटिव असेसमेंट अच्छा होता है, जैसे पढ़ाते पढ़ाते मैं प्रश्न पूछ लूँ, बताओ भारत के राष्ट्रपति कौन है या भारत के PM कौन बने हैं, तो ये जो होता है यानी बच्चा भी प्रश्न पुटअप कर सकता है और टीचर भी पुटअप कर सकता है, इसको क्या कहते हैं? फार्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। और क्या कहा है? साल के अंत में होने वाली परीक्षा को केंद्र रखकर शिक्षण हो और मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों की सीखने की प्रक्रिया पर मदद करना भी है। यानी बच्चों को ज़्यादातर कार्य करके सिखाया जाए, प्रोग्रेसिव रूप में रहें, जबकि शिक्षा हर चीज़ को मतलब हर बात को शिक्षा मानना ये नेगेटिव माना जाता है। छात्रों की प्रोग्रेस के मूल्यांकन इवैल्यूएशन के लिए परख नाम का एक नए यानी नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। एनईपी 2020 में यह कहा गया है कि बच्चों की प्रोग्रेस यानी बच्चों में कोई बदलाव आया है कि नहीं, बच्चा सीखा है कि नहीं, इसके प्रोग्रेस के लिए जो है परख नाम का एक ऐप चलाया गया है,
जिसमें बच्चों के सारे गुणों का मूल्यांकन करना है और बच्चों को सिखाना कि बच्चे में डिफरेंट या बदलाव आया कि नहीं। और ये परख नाम का जो ऐप है यह नीपी 2020 के तहत ही चालू किया गया। इसमें बच्चे के 360 डिग्री का मूल्यांकन किया जाता है। जैसे कि एक मैं कहानी बार बार पेडागोजी में सुनाता हूँ कि एक महिला थी जो बड़ी मतलब पढ़ी लिखी थी, बहुत पैसे वाले भी थी, लेकिन अपने हस्बैंड के कारण वह अपने बच्चों को मार डालती है। यानी इसमें यही कहा गया है कि आपको नॉलेज ही बता दिया जाए, इससे का कोई मायने नहीं रहता है। जबकि पढ़ाई के साथ साथ, शिक्षा के साथ साथ मानवता, सहानुभूति, समानुभूति, दया, प्रेम, व्यवहार, ये सारा चीज़ सिखाना चाहिए। यानी फिजिकल विकास होना चाहिए, सोशल विकास होना चाहिए, मोरल डेवलपमेंट होना चाहिए, नैतिक विकास होना चाहिए, सारा विकास होना चाहिए। इसीलिए परख में यह कहा गया है कि इस 360 डिग्री का मूल्यांकन करना है, यानी हर एक चीज़ को मूल्यांकन करना है। और जब सीटेट का क्वेश्चन देना तो हमेशा उत्तर जो है आंसर देना है किस रूप में, बच्चों के प्रति ही देना है। जैसे बच्चों, और इसमें किसी एक चीज़ को बढ़ावा नहीं देना है। और इसमें सेल्फ असेसमेंट को भी जांचना है, असेसमेंट बाय टीचर्स, असेसमेंट बाय पेरेंट्स और पीयर असेसमेंट। यानी पीयर असेसमेंट मतलब बच्चे आपस में अपने मित्रों के साथ कैसा व्यवहार करते उसको भी जांचना है, और टीचर से कैसा व्यवहार उसको भी जांचना है। यानी 360 डिग्री का मूल्यांकन करना है। परख का मेन उद्देश्य यही है। और किसी भी बच्चे को रैंक के लिए या पुरस्कार के लिए या फिर किसी जो है परीक्षा की तैयारी के लिए आप बच्चों को पढ़ाना, ये एनईपी 2020 क्या करता है, मना करता है। और इसमें जो है और भी बातें कहा गया है कि कॉग्निटिव मतलब जो मानसिक विकास होता है, सांवेगिक विकास उस ऐसा होना चाहिए, अफेक्टिव होना चाहिए, साइकोमोटर होना चाहिए। तो परख का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, परख क्या है, अभी ये नया चीज़ आया है तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। परख का फुल फॉर्म परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसका फुल फॉर्म भी याद कर लेना। और परख का मेन कार्य ये है कि बच्चों का 360 डिग्री मूल्यांकन करना है। परख एक प्रकार से मूल्यांकन ही है जो बच्चों के सारे चीज़ को मूल्यांकन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कक्षा 6 के एक अतिरिक्त भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा, क्लासिकल लैंग्वेज। देखो शास्त्रीय भाषा कौन कौन से हैं तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया और संस्कृत। इसमें से कक्षा 6 में एक अतिरिक्त भाषा के रूप में इन 6 भाषा में से एक भाषा को पढ़ना अनिवार्य किया गया है एनईपी 2020 के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट, एनईपी 2020 में कहा गया है कि माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में विदेशी भाषा यानी कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी का अध्ययन। यानी कक्षा 6 में एक तो विदेशी इस भाषा में से एक विदेशी भाषा का अध्ययन कराया जाएगा। एनईपी 2020 यह सीखना कि कैसे सीखना है और मानकीकरण से लचीलापन यानी स्टैंडर्डाइजेशन टू फ्लेक्सिबिलिटी, इस पर चेंज की बात करता है और बदलाव का प्रस्ताव रखती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह किस पर जोर देती है, यह सीखना कि कैसे सीखना है और मानकीकरण से लचीलापन। नेक्स्ट यानी पॉइंट देखते हैं, एनईपी पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को प्रत्येक सब्जेक्ट में कम करके इसे बेहद बुनियादी चीज़ों पर केंद्रित किया जाएगा ताकि आलोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग, खोज आधारित, डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग, चर्चा आधारित, विश्लेषण आधारित अधिगम पर जरूरी ध्यान दिया जा सके। यानी एनईपी 2020 के अंतर्गत कहा गया कि सब्जेक्ट की जो इतनी ज़्यादा बुकें हैं उसको कम किया जाए और बेहद बुनियादी चीज़ों पर, जिससे बुनियाद मतलब जैसे नींव होता है, यानी बुनियादी चीज़ों पर ध्यान देना है और आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने वाला सब पाठ्यक्रम होना चाहिए। खोज आधारित यानी डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग होना चाहिए।
चर्चा आधारित होना चाहिए, विश्लेषण आधारित अधिगम पर जरूरी ध्यान दिया जा सके। और बातें क्या कहा गया है, तो राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तकें स्कूल के करिकुलम में कमी, लचीलापन और रटकर सीखने के बजाय रचनावादी सीखने पर जोर देने के साथ साथ स्कूल की नेशनल टेक्स्ट बुक में भी बदलाव होने चाहिए। एनईपी 2020 बहुत अच्छी बातें करता है कि पाठ्यक्रम में कमी किया जाए, पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए, रटकर सीखने को ख़त्म किया जाए और बच्चे सीखे रचनावादी सिद्धांत पर और जो सीखने के तरीकों के जोर देने के साथ साथ स्कूल के नेशनल टेक्स्ट बुक में भी बदलाव होने चाहिए। अब यहाँ से क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनते हैं और यहाँ से हमें आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। एक वर्ड आया है ECCE यानी ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एडुकेशन। ECCE का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एडुकेशन। यहाँ से आपका कई नंबर फिक्स रहता है। पहली बात तो ये है कि पूरे कितने स्टेज में शिक्षा को बांटा गया है, तो फाउंडेशनल स्टेज, प्रीपेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज। यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट में ECC में कितने भागों में बांटा गया है? फाउंडेशनल स्टेज, प्रीपेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यही पहला पॉइंट बनेगा। और इसके बाद अभी हाल ही में SSSB TGT का क्वेश्चन आया था, केवल इस फिगर से 5 क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली के TGT में। तो सीटेट में भी अभी तो पूछे नहीं गए, लेकिन अब की बार यहाँ से क्वेश्चन अवश्य बनेगा और कई सारे फैक्ट बनेंगे। तो पहला फैक्ट तो देख लिए, जो स्टेज बांटा गया है। दूसरा फैक्ट बन सकता है कि फाउंडेशनल स्टेज कहाँ से कहाँ तक है, तो अगर देखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 से लेकर 8 तक जो वर्ष तक बच्चे जिस स्टेज में रहते हैं उसे हम कहते हैं फाउंडेशनल स्टेज। और फाउंडेशनल स्टेज को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है शुरू के, देखो इसका 5+3+3+4 यानी फाउंडेशनल स्टेज में 5 साल बच्चा रहेगा, प्रीपेटरी स्टेज में 3 साल रहेगा और मिडिल स्टेज में 3 साल रहेगा और सेकेंडरी स्टेज में कितना रहेगा? 4 साल रहेगा। पहले बच्चे को स्कूल 5 साल के बाद भेजा जाता था, लेकिन अब जो बच्चा अगर 3 साल का हो गया तो 3 साल से आप स्कूल में भेज सकते हैं। और बच्चे 3 से 6 वर्ष तक बच्चा आंगनबाड़ी या प्री स्कूल या बाल वाटिका के अंतर्गत रहेगा। इसमें पहले बच्चों को जो है खिलौने खेलने, इस पर कोई पाबंदी नहीं रहेगा, चाहे जो भी कपड़े पहन के आ सकता है और मिट्टी में खेलेगा, उसका जो मन करेगा वो करेगा, इसमें कोई रोकथाम नहीं रहेगा। और अगला 2 साल होगा यानी 7 और 8, 6 से 7 8 में क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड में जाएगा। इसमें भी कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। अगली स्टेज आती है प्रीपेटरी स्टेज। इसमें बालक 8 से 11 वर्ष तक रहेगा। ध्यान देना, ये जो हम एज बता रहे हैं, स्टेज बता रहे हैं, ये सब भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्लास 3 to 5 तक बच्चा कितने वर्ष तक हो जाएगा? 8 से 11 वर्ष तक। उसका मिडिल स्टेज में बच्चा आएगा तो इसमें भी 3 साल रहेगा, 6 7 8 यानी 11 3 14 वर्ष तक बच्चा जो है किस क्लास में हो जाएगा? तो 8वीं क्लास तक हो जाएगा। इसके बाद बचता है 4 साल। 4 साल इसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्टेज, यानी बच्चा 4 साल 9 10 11 और 12 यानी सेकेंडरी स्टेज में पहुंच जाएगा। इसमें बच्चे की उम्र 14 से 18 वर्ष हो जाएगा। यानी ECCE में बच्चों के लिए
3 साल के से लेकर 18 वर्ष तक बच्चा किस राज्य सरकार के अंतर्गत रहेगा और राज्य सरकार की जिम्मेदारी इसकी देखरेख है एनईपी 2020 के अंतर्गत। एक बार और बातें देख लो, फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज। एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स आ जाएगा और दूसरा क्वेश्चन बनेगा उम्र से। फाउंडेशनल स्टेज को 2 भागों में बांटा गया है और इसमें बच्चा 3 से 8 वर्ष तक रहता है। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन बनेगा उम्र से। और प्रिपरेटरी में 8 से 11 वर्ष तक बच्चा रहेगा, मिडिल में 11 से 14 वर्ष तक और सेकेंडरी में 14 से 18 वर्ष तक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जो ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी ECCE है, इसमें कहा गया है कि बच्चा जो है, बच्चा अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला की जानकारी उसको प्राप्त हो जाए, लैंग्वेज की जानकारी प्राप्त हो जाए, नंबर को जान जाए, काउंटिंग को जान जाए, कलर्स को पहचानने लगे, शेप्स को पहचानने लगे, इंडोर और आउटडोर जो प्ले है उसको पहचानने लगे, पजल्स को खेलने लगे, लॉजिकल थिंकिंग करने लगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट कर दे, ड्राइविंग करना सीख जाए, पेंटिंग करे, विजुअल आर्ट, क्राफ्ट, ड्रामा, प्यूपेट्री, म्यूजिक एंड मोमेंट, ये सब बच्चा जो है ECCE के अंतर्गत ये टारगेट रखा गया है कि करना सीख जाए। और ECCE में भी ये भी कहा गया है कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मल्टीफेसेट होना चाहिए, मल्टी लेवल होना चाहिए, प्ले बेस्ड होना चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए एंड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होना चाहिए। एक एनईपी 2020 ने ही प्रारंभ किया है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। इसमें देखा गया है कि बच्चा, इसमें कहा गया कि बच्चा कम से कम तीसरी तक वह बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता से संबंधित है और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं FLN, यानी इसमें छोटा जो बच्चा होता है 3 साल तक, कम से कम वह नंबर के बारे में जानकारी प्राप्त कर ले। FLN निपुण भारत योजना की शुरुआत वर्ष 2020 में लाई गई। कब लाई गई? तो वर्ष 2020 में लाई गई और शिक्षा नीति के बेहतर क्रियान्वयन के लिए 5 जुलाई 2021 को भारत सरकार द्वारा दी गई। यहाँ से भी प्रश्न उठ सकता है कि FLN की शुरुआत कब हुई? तो 2020 में, और यह कब से प्रारंभ भारत सरकार द्वारा लाई गई? तो 5 जुलाई 2021 से। FLN का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यानी इसमें यह कहा गया कि बच्चा कम से कम जो है गिनती को जान जाए। और निपुण भारत जो है इसका भी फुल फॉर्म पूछ सकता है। निपुण भारत का भी क्या पूछ सकता है? फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ये फुल फॉर्म भी आप सभी लोग याद कर लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। और निपुण भारत सरकार का सपना सब बच्चे समझे भाषा और गणना, ये टारगेट इसका होता है। FLN समझ गए होंगे, परख भी समझ गए, ECC क्या है ये भी हम लोग समझ गए। एक होता है SPM। SPM क्या है? तो स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल, यानी इसमें क्लास बाल वाटिका के अंतर्गत यह बताया गया है कि बच्चे को कितना, कैसे, क्या क्या करना आ जाना चाहिए। इसमें 3 मंथ में प्ले बेस्ड लर्निंग फॉर ऑल ग्रेड फर्स्ट स्टूडेंट बाल वाटिका, एक्टिविटीज एंड वर्क अराउंड साउंड, वर्ड्स, अल्फ़ाबेट, कलर्स, शेप्स,
एंड नंबर्स, ये सब की जानकारी बाल वाटिका के अंतर्गत हो जाना चाहिए। और इसमें मटेरियल टू बी डेवलप बाय NCERT एंड SCERT, वेयर स्टैंड एलोन एंजन वर्ड, ये सभी जो है अभी ऊपर हमने या फेलन में जो देखा वही सारी बातें यहाँ भी कही गई है। इसका लक्ष्य क्या है? लर्निंग्स गोल्स ऑफ द मिशन। बाल वाटिका के अंतर्गत बच्चों को जो मतलब थोड़ा बहुत कुछ वर्ड को जान जाना चाहिए, और ग्रेड फर्स्ट में 4 से 5 सिंपल वर्ड को जान जाना चाहिए, और ग्रेड सेकंड में पहुंचते पहुंचते बच्चों को 45 से 60 वर्ड्स को जो है पर मिनट पढ़ लेना चाहिए। और इसमें 999 से 99 संख्याओं तक जानकारी हो जानी चाहिए। और ग्रेड फर्स्ट में 4 से 5 सिंपल वर्ड्स को पढ़ लेना चाहिए, और 99 तक गिनती को सीख लेना चाहिए। और बाल वाटिका के अंतर्गत बालक जो है 10 तक कम से कम गिनती को पढ़ सके। और ग्रेड थर्ड में बच्चा जो है अच्छी तरह से पढ़ सके और 9,999 तक गिनती को जान सके। अब देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका में दिए गए सतत मूल्यांकन से शिक्षकों को किस प्रकार सहायता मिलेगी? देखो ऊपर भी बात किया गया है। पहला ऑप्शन, बच्चे का अंतिम वार्षिक परीक्षा परिणाम तैयार करने में। नहीं, ये तो करना ही नहीं है। परीक्षा परिणाम के लिए बच्चों को तैयार करना नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। दूसरा है, शिक्षण सीखने सिखाने का एक स्तर विशेष को पार करने में। विशेष स्तर को पार करने में सिखाने के लिए नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन है, सीखने सिखाने से जुड़े रणनीतियों, खेलों की सामग्रियों, गतिविधि के क्षेत्रों आदि को अपनाने एवं उसे सुधारने में। हाँ, इसमें जो तीसरा ऑप्शन है यह जो है सही ऑप्शन है इसका, कि विद्या प्रवेश में एवं बाल वाटिका में दिए गए सतत मूल्यांकन से शिक्षकों को किस प्रकार सहायता मिलेगी? तो सीखने सिखाने से जुड़ी रणनीतियों, खेल की सामग्रियों, गतिविधि के क्षेत्रों आदि को अपनाने एवं उसे सुधारने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम केंद्रित है। यह किससे केंद्रित है? तो ऑप्शन बी है, प्रारंभिक चरण में सीखने का समर्थन करने के लिए दक्षताओं और अवधारणाओं का विकास करना। तो इसका बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEP 2020 द्वारा प्रस्तावित नई जो संरचना 5+3+3+4 संरचना में 3 वर्ष की आयु में ... को एक मजबूत आधारशिला के रूप में शामिल किया है, जिसका बेहतर उद्देश्य बेहतर समग्र शिक्षा, विकास और कल्याण को बढ़ावा देना है। तो अभी ऊपर हमने देखा ECCE, ईयरली चाइल्डहुड केयर एडुकेशन, तो यहाँ पे इसका थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEP के FLN हासिल करने के लिए इसका टारगेट सीमा कितना वर्ष रखा गया है? तो 2025, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। NEP के द्वारा NFN की इसको प्राप्त करने की टारगेट कितना है? तो 2025 तक। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि वर्तमान में प्राथमिक स्तर पर अनुमानित रूप से 5 करोड़ से अधिक छात्र बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का कौशल हासिल नहीं कर पाए। तो इसमें पहला ऑप्शन पता नहीं, ये तो होगा नहीं। सहमत तथा FLN को मजबूत करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए, इसमें बी जो ऑप्शन सही है। तीसरा असहमत नहीं। चौथा सहमत, ये भी नहीं। तो NEP 2020 में जो है सहमत तथा
FLN को मजबूत करने के लिए कदम उठाए जाने के लिए है। अगला क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ये तो 2009 का आ गया, तो अभी 2009 का तो पढ़े नहीं है, तो उसका आंसर अभी देना नहीं है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा के बारे में क्या कहती है। तो ये नीति 2020 यह कहती है कि छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से बेहतर रूप से सीखते हैं, इसीलिए छोटे क्लास में या 1 से 5 तक या 1 से 8 तक हो सके तो शिक्षा मातृभाषा में ही देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषा संबंधित अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। यह कथन कौन से दस्तावेज में कहा गया है। तो भारत के संविधान या RT 2009 या नई शिक्षा नीति 2020 या NCF 2005। तो अभी हाल ही में जो है बात ये कहा गया भारत के संविधान में। किस में कहा गया है, तो भारत के संविधान में। अगला क्वेश्चन है हालांकि यह नीति 2020 में भी कहा गया कि बच्चों को मातृभाषा के रूप में शिक्षा देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है यह नीति 2020 के केंद्रीय क्षेत्रों में से एक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता यानी FLN है जो हमेशा ... का केंद्र था। तो यहाँ पे जो FLN है यह उच्चतर शिक्षा के लिए नहीं, माध्यमिक शिक्षा नहीं, पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा के लिए यानी फाउंडेशनल स्टेज के लिए ये लाया गया है। दूरस्थ शिक्षा नहीं। इसमें थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है दस्ता मॉडल में शिक्षण की विद्यार्थी के ... से मिलान करने के लिए योजना बनाई जाती है। तो कक्षा नहीं, कौशल नहीं, आयु नहीं, विकासात्मक तैयारी। तो इसका फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है दक्षता आधारित शिक्षा प्रणाली में प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल होते हैं। तो ऑप्शन है भली भांति निर्धारित और निश्चित नहीं। इसमें जो है कक्षा अध्यापक द्वारा विकसित नहीं, परिवर्तनीय नहीं। तो इसमें थर्ड ऑप्शन भली भांति निर्धारित और निश्चित, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। और अगला है पूर्व प्राथमिक या प्राथमिक स्तर पर निष्पादित सामग्री को मोटे तौर पर ज्ञान के निम्नलिखित आयामों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा तथ्यात्मक, संकल्पनात्मक, प्रक्रियात्मक, मेटाकॉग्निशन। RT 2009 जो सीटेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, और टीचिंग लाइन का कोई भी एग्ज़ाम हो गया उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज का सेशन देखने के बाद आपको आज के इस सेशन में हम पहली बार तो देखेंगे कॉन्सेप्ट को देखेंगे, प्लस P/Q को देखेंगे, और कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट को देखेंगे या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो आगे क्वेश्चन पूछने की संभावना है। तो RT 2009 क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है राइट टू एजुकेशन 2009। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो आर्टिकल अनुच्छेद या संविधान में आर्टिकल 46 है, वहाँ पे बात किया गया है कि बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान किया जाएगा। आर्टिकल 46 में क्या कहा गया है कि बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान किया जाएगा। उसी के तहत 86वें संविधान संशोधन 2002 में करके आर्टिकल 21 किससे संबंधित है, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। तो आर्टिकल 21 में 21A जोड़ा गया और उसमें यह लिखा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान
या उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया। तो प्रश्न यहाँ से बन सकता है पहला क्वेश्चन कि फुल फॉर्म क्या है, राइट टू एजुकेशन 2009, और कहाँ से उत्पत्ति हुई है तो 46वें संविधान संशोधन द्वारा, और किस संशोधन द्वारा बनाया गया तो 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा, और इस किस आर्टिकल में किया गया तो आर्टिकल 21A में किया गया, ताकि इसको आप जो है कोई सरकार या राज्य ख़त्म नहीं कर सकती है। और यह पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। कब से, ये भी डेट याद रखना है, 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में इसको लागू किया गया था। इसमें कुछ धारा है और उस धारा को देखते हैं, उस धारा से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो धारा जो 5 है यह कहता है कि दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र, यानी अगर आप किसी भी स्कूल में मतलब बच्चे किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो चाहे जब भी उस स्कूल से ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, दूसरे स्कूल में एडमिशन करवा सकते हैं। हालांकि इस समय जो प्राइवेट स्कूल है वो जल्दी एडमिशन छोड़ने या एडमिशन का मतलब है दूसरे स्कूल में करने के नहीं देते हैं। हालांकि उनको समझा देना कि अगर एडमिशन दूसरे स्कूल में नहीं करने दोगे तो धारा जो आरटी की आर्टिकल 5 जो है या क्लाज या धारा 5 जो है आरटी 2009 का, उसमें बातें करता है कि किसी दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र करवा सकते हो सकता है बच्चों में आपकी व्यवस्था नहीं पसंद आ रही हो, आपके में टीचर जो अच्छे नहीं हैं, तो इसमें जो है बच्चा दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र करवा सकता है। अगले है लेसन 4 में क्या कहा गया है तो स्कूल और पेरेंट्स के उत्तरदायित्व के बारे में बताया गया है। तो अगर प्रश्न पूछेगा किस लेसन में पेरेंट्स और स्कूल के उत्तरदायित्व की बात की गई है तो लेसन 4 में। धारा 12 किससे संबंधित है तो आरटी 2009 के अनुसार प्राइवेट एवं निजी स्कूलों में कितने प्रतिशत सीटें गरीब विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होगी तो 25%। ये धारा 12 कहता है कि 25% सीटें चाहे निजी या प्राइवेट हो, उसमें आपको जो है 25% सीटें जो है गरीब के लिए आरक्षित करनी पड़ेगी। ऐसे बच्चों को सफल समावेशन के लिए एक टीचर की साम्यता यानी इक्विटी पर आधारित पेडागॉजी का यूज करना है। एक होता है इक्वलिटी, एक होता है इक्विटी। इक्विटी यानी साम्यता पर मतलब एक होती है सहानुभूत होती है, एक होता है समानुभूत। उसी प्रकार एक होती है इक्विटी जिसको हम कहते हैं साम्यता, यानी इस पर जो टीचर होते हैं, टीचर को पेडागॉजी की पहुंच होनी चाहिए ताकि जो बालकों के मनोभाव को समझ कर सकें। और आरटीई भी कहता है कि जो बच्चों के सफल समायोजन के लिए टीचर को जो है एक साम्यता यानी साम्यता पर आधारित पेडागॉजी का प्रयोग करना चाहिए। धारा 13 में क्या है, धारा 13 में कहा गया है कि प्रति व्यक्ति फीस देने पर शुल्क का जुर्माना पेनाल्टी देना पड़ेगा। यानी यह कहा गया है, वैसे भी सब लोग स्कूल में कहते हैं ये फीस नहीं लिया जा रहा है, यह व्यवस्था का लिया जा रहा है। आजकल मैं देख रहा हूँ एक नियम लगा है कि जो अनाज सरकारी गोदाम पर मिलते हैं, सरकार जो है मुफ्त देती है गरीबों को, उसमें अब तो अंगूठा लगा के ले जाओ और तुरंत जोक करके देते हैं। लेकिन अब एक चालाकी किए हैं सब लोग कि उसमें एक दिन अंगूठा लगवाएंगे और अपना एक बटकरा से उसको नाप करके रख देते हैं और उसके बाद तुमको अनाज बाद में देते हैं। अपने स्वयं तो कर लेते हैं, उससे वेरीफाई करा लेते हैं, फिर बाद में क्या करते हैं अपने हिसाब से अनाज देते हैं। तो इस चीज़ से आप लोग जो है इसको जागो और अब इस मैटर को आप समझो। चाहे जो भी लोग हैं वे सभी लोग लूटने के चक्कर में ही पड़े हैं। इसी प्रकार स्कूल में जो एडमिशन कराने जाते तो कहते हैं फीस नहीं लिया जा रहा है, ये क्या लिया जा रहा है, इस स्कूल में जो व्यवस्था होती है उस व्यवस्था का पैसे लिया जा रहा है, फीस नहीं लिया जा रहा है। क्योंकि आरटी धारा 13 में कहा गया कि आप प्रति व्यक्ति किसी बच्चे से फीस नहीं ले सकते। अगर कोई ऐसा स्कूल करता है तो उसको कंप्लेन कर सकते हो और स्कूल पर कार्यवाही हो सकती है। आगे देखते हैं धारा 14। धारा 14 में कहा गया कि किसी बालक के पास एज प्रूफ न होने की स्थिति में विद्यालय में प्रवेश लेने से इनकार नहीं किया जा सकता है। यानी किसी बच्चे के पास अगर जन्मतिथि प्रमाण पत्र नहीं है या उसके पास एज प्रूफ नहीं है कि वह बच्चा कितने साल का नहीं है, तो इस रूप में धारा 14 के अंतर्गत
आप मतलब उस बच्चे का एडमिशन स्कूल में लेने से रोक नहीं सकते हो। अगर कोई ऐसा करता है तो वह जो है नियम कानून का उल्लंघन करेगा और उसके ऊपर कार्यवाही हो सकती है। आगे धारा 15 में क्या है, तो धारा 15 में कहा गया है कि बच्चों को हर पल में एडमिशन दिया जाएगा, यानी बच्चा चाहे जब आ रहा है उसको हर पल एडमिशन दिया जाएगा। आप किसी भी समय बच्चों को एडमिशन से रोक नहीं सकते हैं। सत्र का प्रारंभ हो या सत्र का बीच हो या सत्र का अंत हो, हमेशा क्या आपको देना पड़ेगा, तो आपको हमेशा शैक्षणिक वर्ष में मतलब एडमिशन करने दिया जाएगा। आप एडमिशन के लिए रोक नहीं सकते हो। धारा 16 में कहा गया है कि स्टूडेंट को ना तो क्लास में फेल किया जाएगा और ना ही विद्यालय से निकाला जाएगा। यानी बच्चे आज जो है फेल होने के डर से स्कूल नहीं जाते हैं या फिर स्कूल को छोड़ देते हैं, तो सरकार ने या आरटी 2009 में यह प्रावधान किया गया है धारा 16 के अंतर्गत कि बच्चों को ना आप फेल कर सकते हो ना स्कूल से कभी निकाल सकते हो। धारा 17 क्या है, देखो अगर आर्टिकल यानी अनुच्छेद 17 की बात करोगे तो अस्पृश्यता का अंत है, और वहीं अगर आरटी 2009 की धारा में बात करोगे 17 से, तो बच्चों को शारीरिक दंड यानी फिजिकल पनिशमेंट देना और प्रताड़ित करना मना किया गया है। यानी कभी कभी सुनाई देता है टीचर ने बच्चों को इतना मार दिया कि हाथ पैर लाल हो गए, फूल फैल जाते हैं और उनको अस्पताल में भी भर्ती कराना पड़ जाता है। इसलिए आरटीई में धारा 17 बनाया गया और इसमें बाकायदे कहा गया है कि बच्चों को आप किसी प्रकार से दंड नहीं दे सकते, ना ही गाली दे सकते हो, ना मेंटली हरास दे सकते हो, ना ही फिजिकली हरास कर सकते हो। धारा 21 किससे संबंधित है, तो धारा 21 में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी से संबंधित है। इसी को कहते हैं एसएमसी। क्या कहते हैं, तो एसएमसी। प्रश्न पूछ सकता है एसएमसी किस आर्टिकल में है या धारा में है, तो आरटी की धारा 21 में एसएमसी से संबंधित है। और एसएमसी का फुल फॉर्म होता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। इसमें यह कहा गया है कि स्कूल में टीचर से पेरेंट्स मीटिंग बैठाई जाए और टीचर के साथ साथ पेरेंट्स का भी दायित्व है बच्चों को देखभाल करना, और यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी स्कूल में कैसे मैनेज होगा इस चीज़ के बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं धारा 24 किससे संबंधित है, तो शिक्षक के कर्तव्य से संबंधित है। हालांकि शिक्षक के कर्तव्य में सादगी से होना चाहिए और वह गुटखा पानी ये सब चीज़ ना खाए, बिल्कुल स्वच्छ रहे, क्योंकि बच्चा जो होता है शिक्षक के गुण को ही एक्सेप्ट करता है। जैसा शिक्षक करता है उसी के अनुसार ही बच्चा क्या करता है, उनकी सारे गुण को एक्सेप्ट करता है। अब क्या पता है कई स्कूलों में मैंने देखा है टीचर पान खाते रहेंगे और उसके बाद क्लास लेते रहेंगे, तो इस से बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर तुम बदमाशी करते हो और किसी बालक को कहोगे बदमाशी ना करो तो यह संभव नहीं है। इसीलिए यह कहा गया है कि बच्चों जो है टीचर की कुछ सादगी होनी चाहिए, कुछ ऑफिशियल क्लोथ्स होने चाहिए, कपड़े होने चाहिए, ड्रेस होने चाहिए। और इसी से संबंधित धारा 24 आरटी का है, उसमें शिक्षक के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। शिक्षक के कर्तव्य क्या क्या है, धारा 23 की उपधारा 1 के अधीन नियुक्त शिक्षक निम्नलिखित पालन करेगा, अर्थात विद्यालय में उपस्थित और नियमितता का समय का पालन। यानी कोई टीचर होते हैं स्कूल 9 बजे का या 10 बजे का है, वह आते हैं 12 बजे 1 बजे या उनकी जब मर्जी होती तब स्कूल में आते हैं। तो धारा 24 में यह कहा गया है कि शिक्षक का यह कर्तव्य है या यह नियम है कि वह स्कूल में सही समय से आए, बच्चों को पढ़ाएं और सही समय से छुट्टी करें। धारा खा में कहा गया है, धारा 29 की उपधारा 2 के उपबंधों के अनुसार पाठ्यक्रम संचालित करना और उसे पूरा करना इनकी जिम्मेदारी है या यह नियम है। गांव में कहा गया वी निर्दिष्ट समय के समय भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम को पूरा करना है। का पता चले टीचर मस्त है, सिलेबस कब तक पूरा करना कोई कन्फर्म ही नहीं है। तो इसमें धारा 24 में शिक्षक के कर्तव्य में कहा गया है कि जो टीचर हो वह अपने समय के अंदर ही क्या करे, अपने सिलेबस को संपूर्ण कर दे।
और घ में है प्रत्येक बालक की शिक्षा ग्रहण करने के सामर्थ्य का निर्धारण करना, तदनुसार अपेक्षित अतिरिक्त शिक्षण यदि कोई हो उसे जोड़ना। इसमें देखो, इसमें आजकल प्रगतिशील शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा, समावेशी शिक्षा, इन सभी चीज़ का बढ़ावा किया जा रहा है। उसी के आधार पर यह बातें की गई है कि बच्चों का जैसा मानसिक विकास हो उसी के अनुसार बच्चों को पढ़ाया जाए, उसी के अनुसार सिलेबस बनाया जाए। और ठीक इसी प्रकार अगर वह बच्चा कुछ आगे पढ़ना चाहता है या क्लास में एक्स्ट्रा उसको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो इस शिक्षक का कर्तव्य है कि उसको सपोर्ट किया जाए और उसका ध्यान रखा जाए। और अंगा में बातें हैं, माता पिता और संरक्षकों के साथ नियमित बैठकें करना और बालक के बारे में उपस्थित नियमितता, शिक्षा ग्रहण करने का सामर्थ्य, शिक्षण में की गई प्रगति, किसी सुसंगत जानकारी के बारे में अवगत कराना। यहाँ पे इसमें यह कहा गया है कि जो है माता पिता के संरक्षकों के साथ नियमित बैठक हो, जो गलती हो रही उसको बताया जाए, जो गड़बड़ी नहीं हो उसके बारे में बताया जाए, आपस में डिस्कस किया जाए कि और इसे कैसे सुधारा जाए, इसके बारे में बातें की जाती हैं। धारा 25 किससे संबंधित है? धारा 25 के अंतर्गत टीचर स्टूडेंट रेशियो की बातें की गई हैं। टीचर स्टूडेंट रेशियो किस अनुपात में होना चाहे, यह किस धारा के अंतर्गत है? तो धारा 25 के अंतर्गत। इसमें छात्र शिक्षक का अनुपात प्राथमिक कक्षाओं में कितना होना चाहिए? तो 30:1 होना चाहिए। और उच्च प्राथमिक कक्षाओं में छात्र शिक्षक का अनुपात कितना होना चाहिए? तो 35:1 होना चाहिए, यानी 35 बालकों पर 1 शिक्षक होना चाहिए। और प्राथमिक कक्षाओं में 30 बालकों पर 1 शिक्षक होना चाहिए। RT 2009 के अनुसार यदि कक्षा 1 से 8 तक में बच्चों की यानी प्रवेश किए गए बच्चों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी में अनुपात कितना होगा? मतलब विद्यार्थी और शिक्षक का अनुपात कितना होगा? तो 40:1 होगा। और यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हो तो इसके लिए यह प्रावधान किया गया है कि 1 प्रधानाध्यापक और 5 शिक्षक होने चाहिए। धारा 27 यानी RTE 2009 की धारा 27 में कहा गया है कि गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षक की ड्यूटी नहीं लगाया जा सकता है। केवल जनगणना, चुनाव, आपदा प्रबंधन को छोड़ करके शिक्षक को किसी और भी कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है। धारा 27 इम्पॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है कि टीचर को कहाँ कहाँ लगा सकते हो या पढ़ाने के अलावा यानी गैर शैक्षणिक कार्यों में कहाँ कहाँ लगा सकते हो? तो जनगणना में लगाया जा सकता है, चुनाव में लगाया जा सकता है और आपदा प्रबंधन में लगाया जा सकता है। RT 2009 के अनुसार शिक्षक के लिए 1 सप्ताह में न्यूनतम घंटे कार्य कितना होना चाहिए? तो 45 घंटे। और इसमें प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे या एकेडमिक आवर्स या कार्य दिवस कितना होता है? तो 800 घंटे या 200 दिन। RT 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे व कार्य दिवस कितना होता है? तो 1000 घंटे या 220 दिन। अगर देखो प्राथमिक में कहेगा तो 800 घंटे 200 दिन और उच्च प्राथमिक पर कहेगा तो 1000 घंटे 220 दिन। RTE के अनुसार 8वीं क्लास तक बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। यानी बच्चों की भाषा किस भाषा में शिक्षा देनी चाहिए? तो मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। RT 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को किस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ना चाहिए? तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। समावेशी शिक्षा क्या होती है? तो वह शिक्षा जहाँ पे सभी बालक एक साथ पढ़ते हों या विशेष बालक हो या साधारण बालक हो, सभी को कैसे पढ़ाया जाएगा? तो एक क्लास में ही पढ़ाया जाएगा और उनकी संस्कृति चाहे जो भी अलग हो उससे कोई मतलब नहीं। आप बच्चों को अलग करना ही नहीं, सिगरेशन करना ही नहीं है। ऐसे कई स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में छोटे मतलब
ABCD के रूप में ग्रुप में बांट दिया जाता है। हालांकि RTE इसको मना करता है कि ऐसा नहीं कर सकते हो, आप सभी को एक साथ पढ़ाना है। हालांकि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनके लिए एक्स्ट्रा क्लास लगा सकते हो, उनके लिए अलग व्यवस्था कर सकते हो एक्स्ट्रा, लेकिन आप जो है अलग अलग डिवाइड करके आप क्लास को बांट नहीं सकते हैं, पढ़ा नहीं सकते हैं। समावेशी शिक्षा में यही बातें की जाती है कि सामान्य प्लस विशिष्ट बालक को एक साथ शिक्षा दी जानी चाहिए। RTE शिक्षा का अधिकार 2009 के क्रियान्वयन के बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कक्षा कक्ष कैसी है, तो आयु के अनुसार अधिक सम जाती है। यानी अगर कक्षा 1 में बालक 5 साल का देखोगे तो सारे क्लास में 5 साल के ही कक्षा 1 में बालक दिखेंगे। अगर किसी स्कूल में 10 साल के बालक 8वीं या 7वीं में है तो हर जगह, या 5वीं में है तो हर स्कूल में पूरे प्रदेश में चले जाओगे या पूरे देश में चले जाओगे, वहाँ उसी एज के ही लगभग बालक मिलेंगे। तो RTE के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष आय के अनुसार अधिक समझाती है। अब यहाँ से हम कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संवैधानिक अनुच्छेदों में से कौन सी एक संवैधानिक गारंटी बच्चों के लिए नहीं है? तो अनुच्छेद 30 जो है यह अल्पसंख्यकों के शिक्षा से संबंधित है, तो यह जो है बालकों से संबंधित नहीं है। वहीं आर्टिकल 21 की बात करें तो बालकों की शिक्षा की अधिकार की बातें करता है। आर्टिकल 45 बात करें तो ये भी बच्चों से संबंधित है। और आर्टिकल 24 से कहे तो बलात् श्रम निषेध से संबंधित है, यानी बालकों से ही संबंधित है। जबकि आर्टिकल 30 किससे संबंधित है? तो यह जो है पिछड़े वर्गों के लिए ये अनुच्छेद है। अगला है, माध्यमिक शिक्षा प्रबंधन सूचना प्रणाली के लिए नोडल एजेंसी कौन है? तो न्यूपा। कौन सी है? न्यूपा है। अगला क्वेश्चन है, RTE एक्ट 2009 के अंतर्गत शिक्षकों के लिए न्यूनतम कितने घंटे प्रति सप्ताह विहित किए गए हैं? तो अभी हमने ऊपर देखा है कितने घंटे, 45 घंटे एक हफ्ते में। और अगला क्वेश्चन है, शिक्षण के न्यूनतम स्नातक योग्यता 4 वर्षीय समन्वित B.Ed डिग्री किस दस्तावेज की संतुष्टि की गई है? तो अभी मैंने इसका एक वीडियो अपलोड किए हैं NEP 2020 के तहत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इसमें कहा गया है कि 2030 के बाद 4 वर्षीय B.Ed मान्य होगा, 2 वर्षीय B.Ed मान्य नहीं होगा। हालांकि ये बिल्कुल सरासर गलत है। पहले 1 वर्षीय था, 2 वर्षीय आया, फिर 1 वर्षीय वाले ख़त्म हो गए, अब 2 वर्षीय वाले ख़त्म हो जाएंगे, 4 वर्षीय हो जाएगा। ये सब इतना राजनीति होती है, क्या ही बताया जाए। अगला है क्वेश्चन, RTE एक्ट 2009 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लागू किया गया है? तो अभी हमने बताया कि आर्टिकल 45 के तहत 86वां संविधान संशोधन करके 2002 में आर्टिकल 21A जोड़ा गया, जिसमें जो है बातें RTE की बातें की गई है। अगला, शिक्षा के व्यवसायीकरण की संतुष्टि किस समिति ने की थी? तो मेलकम अधिशेष्या समिति। तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बात तो ये बनता है कि NCF 2005 का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। पहला पॉइंट यहीं से बन जाता है। और यह क्या है? तो एक प्रकार का दस्तावेज है जिसमें यह कहा गया है कि बालकों को क्या और किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए। क्या है यह एक प्रकार से दस्तावेज है और इसमें कहा गया है क्या और किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। हालांकि सीटेट वाले यानी टीचिंग लाइन में बच्चों को ही पढ़ाना रहता है, इसलिए पेडागोजी पढ़ना अति आवश्यक है। और पेडागोजी के अंतर्गत CDP को पढ़ना या फिर जो है RTE 2009 हो गया या कोई भी शिक्षा नीति है उसको पढ़ना अति आवश्यक है।
और राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से हुई है। एक पॉइंट यहाँ से भी पूछा जाता है कि इसकी कहाँ से उत्पत्ति हुई है? तो सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से हुई है। एक प्रश्न बनता है, यह कितनी भाषाओं में इसको अनुवाद किया गया है या फिर कितनी भाषाओं में है? एनसीएफ 2005 तो भारत के संविधान में जितनी भी भाषा, सभी भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। और अगला पॉइंट है, एनसीएफ 2005 को प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया। तो एक क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया? तो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया। ये जो पांचों पॉइंट हैं, मार्गदर्शित सिद्धांत जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर देख के जाना। और यह डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट ज़रूर आपको देखने को डिट्टो ऐसे ही मिलेगा। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत कौन कौन से हैं? पहला है, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। यानी इसमें यह कहा गया है कि जो कुछ भी पढ़ाया जाए ऐसा ना हो किताबी कीड़ा बना दिया जाए, या फिर ऐसा ज्ञान नहीं होना चाहिए जिसका कोई बाहरी यूज ही ना हो या जिसके कोई बाहर से औचित्य ना हो। इसमें जो कुछ भी पढ़ाया जाए वह बाहरी जीवन से संबंधित हो, बच्चे के डेली रूटीन से संबंधित हो। और बच्चे जिस प्रकार से, जैसे हम लोग मैथ पढ़ते हैं तो मैथ ऐसा होना चाहिए कि छोटा बच्चा अगर मार्केट जाता है, 2-4 रुपये खाता पीता है, तो डेली लाइफ में अगर यूज करता है, उस प्रकार से हमको पढ़ाना चाहिए। दूसरा बोला है, इसका पॉइंट है, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। पहले देखो, रोट लर्निंग को एनईपी 2020 भी मना करता है, आरटीई 2009 भी मना करता है और एनसीएफ 2005 भी मना करता है। यह कहा गया है कि बच्चों को रटन प्रणाली से नहीं सिखाना है या रटन प्रणाली पर नहीं रखना है, और रटन प्रणाली से क्या करना है? मुक्त कर देना है। तब इसको कैसे रटाना, कैसे समझाना है? तो कॉन्सेप्चुअल यानी सृजनात्मकता से समझाना है, हर चीज़ प्रयोग करके सिखाना है, बच्चों को पूरा समय देना है। बच्चे जो शिक्षा बनी है बच्चों के लिए बनी है, ना कि बच्चा शिक्षा के लिए बना है। और तीसरा इसका पॉइंट है, पाठचर्या पाठ पुस्तक केंद्रित ना हो। यानी इसमें यह कहा गया है कि पाठचर्या जो होनी चाहिए, क्यूरिकुलम जो होना चाहिए, जो डेली रूटीन में पढ़ाई जाती है, वह कैसे होना चाहिए? पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए। तो फिर कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित शिक्षा होना चाहिए। यानी बालक के अनुरूप ही पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए या पाठचर्या होनी चाहिए। इसी में यह भी कहा गया कि शिक्षा बालक के लिए बनी है, ना कि बालक शिक्षा के लिए बना है। अगला है, परीक्षा को अधिक लचीलापन बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। इसमें फ्लेक्सिबल की बात की गई है, रिगिड की बात नहीं की गई है। इसमें यह कहा गया कि परीक्षा को कैसा बनाना है? लचीलापन बनाना है, और इसको जो परीक्षा या पेपर होना वह कक्षा की गतिविधि से ही जुड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं का पता मैं पढ़ा रहा हूँ कुछ और, उसका डेली रूटीन में कोई मतलब है ही नहीं, और पेपर में कहीं और से ले रहा हूँ, जो हमने पढ़ाया वहाँ से पेपर नहीं लिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला बात यह कहता है कि राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाए। एनसीएफ 2005 यह भी कहता है कि जो राष्ट्रीय मूल्य यानी बालकों को राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान बनाना चाहिए, ताकि वह देश की सेवा करे और देश के विरुद्ध कार्य ना करें। देश के में जितने लोग महान आत्मा जिन्होंने अपना योगदान दिया है, उन सब की कहानी सुनाना चाहिए, जिससे बच्चे में राष्ट्रीयता की भावना विकसित हो। आगे हर एक पॉइंट, किसी भी पॉइंट को स्किप नहीं करना है, हर एक पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा
2005 के प्रमुख सुझाव। कौन कौन से प्रमुख सुझाव हैं उन सभी को हम देखते हैं, और हर एक पॉइंट क्या है अपने आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रमुख सुझाव में पहला है बालक सक्रिय है, यानी इसमें बालक सक्रिय बताया गया है कि बालक कैसा है, सक्रिय है। बालक कहीं भी निष्क्रिय शब्द दिखेगा तो क्या करना है, उसको देखते ही गलत मारना है। जब तक बालक सक्रिय नहीं होगा तब तक ना कुछ पढ़ पाएगा ना कुछ सीख पाएगा। वह स्वयं से जोड़ तो जाने और सीखे। एनसीएफ कहता है कि बच्चा स्वयं उस क्या करे, जोड़ तोड़ करे और उससे सीखे और नई नई चीज़ों को आजमाए, जोड़ तोड़ करे, गलतियां करे और स्वयं सुधार करे। बच्चे कुछ सामान तोड़ देते हैं तो मम्मी पापा बहुत पीटते हैं, मास्टर या टीचर बहुत पीटते हैं, जबकि एनसीएफ 2005 कैसा कहता है कि आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हो। बच्चा जितना मन करे उतना जोड़ तोड़ करे, जितना मन करे तोड़ फोड़ करे, उसको जोड़े, समझे, गुनगुनाए, तो ये सब उसको बिल्कुल करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और यह भी कहता है कि बच्चा जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति होते हैं और वह हर चीज़ को अपने आप से समझ सकते हैं। टीचर को एक सुगमकर्ता के रूप में बताया गया कि बच्चा टीचर क्या है, एक सुगमकर्ता है। अगला पॉइंट है सीखना सक्रिय व सामाजिक गतिविधि है। एनसीएफ 2005 कहता है कि सीखना क्या है, एक सक्रिय व सामाजिक गतिविधियाँ है, यानी सीखना समाज से इंटरेक्ट करके। यहाँ तक कि वाइगोत्स्की महोदय ने यह कहा कि बच्चे जो कुछ भी सीखते हैं किससे सीखते हैं, समाज से ही सीखते हैं। तो सीखना क्या है, जब तक सक्रिय नहीं रहोगे, किसी चीज़ के प्रति जो है सक्रिय नहीं रहोगे, उत्सुकता नहीं रहोगे, तब तक उस चीज़ को सीख नहीं पाओगे। और सामाजिक गतिविधि है, यानी जो भी चीज़ सीखना है, क्या पता हमको जो है समाज वाला चीज़ कोई सिखाई नहीं जा रहा हो और मैं पूरा बढ़िया से पढ़ के सीख के आया और समाज में ढल ही नहीं पा रहा हूँ, तो इसका कोई औचित्य या कोई मतलब नहीं होगा। अगला है सीखने में यांत्रिकता, यानी बार बार नहीं होनी चाहिए, यानी किसी भी टॉपिक को बार बार वही टॉपिक नहीं पढ़ाना चाहिए। हर बार एक अलग प्रकार की शिक्षा या अलग प्रकार की सीखने की गतिविधि होनी चाहिए। किसी भी चीज़ को बार बार बच्चों को पढ़ाया नहीं जाना चाहिए, ये यानी यांत्रिकता नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट है सीखने को डर और अनुशासन की जगह आनंद एवं संतोष से जोड़ा जाए। इसमें यह कहा गया है कि सीखने को डर से आप बच्चों को ना सिखाएं, डर से सिखाने के लिए पाबंदी लगाई गई है, यानी पनिशमेंट दे करके आप सिखा नहीं सकते हो। डर और अनुशासन, यानी अनुशासन में रख के भी नहीं सिखाना है। बच्चों को आनंद एवं संतोष से जोड़ा जाए, बल्कि सिखाने की मतलब अनुशासन की जगह बच्चों को बिल्कुल आनंद से पढ़ने दो, मस्त से सीखने दो, वह जैसे मन करे वैसा तोड़ फोड़ करने दो। और संतोष से जोड़ा जाए, यानी ऐसा लालच से ना सिखाया जाए, जल्दबाजी ना किया जाए, आराम से बच्चों को पढ़ने दिया जाए, आराम से बच्चों को सिखाने दिया जाए। बालक को स्कूल, घर, समुदाय आदि सब जगह महत्वपूर्ण माना जाए। बालक को सभी जगह कैसा मानना है, तो महत्वपूर्ण माना जगह, चाहे स्कूल हो वहाँ भी महत्वपूर्ण मानना है कि बालक अपने आप में क्या है, एक बहुत बड़ा चीज़ है, महत्वपूर्ण व्यक्ति है। घर में भी महत्वपूर्ण मानना चाहिए। समुदाय, अगर कोई समुदाय में बालक बैठा है या खड़ा है, वहाँ भी इसको क्या मानना चाहिए, महत्वपूर्ण मानना चाहिए। अगर किसी भी चीज़ को देखोगे, बालकों का दिमाग बहुत तगड़ा चलता है, वह किसी भी चीज़ को जल्दी एक्सेप्ट करते हैं और कोई भी निर्णय भी फटाक से ले लेते हैं। उनकी भाषा संस्कृति को सम्मान दिया जाए। अगर कोई आप इस एक टीचर के रूप में है और आप हैं मान लेते हैं उत्तर भारत के, यानी हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं, और आपकी संस्कृति भी अलग है। अगर कहीं दक्षिणी भारत का बालक आ गया, उसकी संस्कृति अलग रहे और उसकी भाषा मदर लंग या मातृभाषा मान लेता हूँ इंग्लिश है, तो उसको आपको इग्नोर नहीं करना है,
बल्कि समावेशी कक्षा की तरह उसको भी उसी में शामिल करके सबको पढ़ाना है। इससे क्या होगा कि बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट करके आपस में भाईचारा का विकास होगा और वह एक दूसरे को संस्कृति को भी जानेंगे और एक दूसरे से के बातों से इंटरेक्ट होकर के कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो इसलिए किसी भी बालक को मना करना नहीं है, सबको एक समावेशी कक्षा की तरह टीचिंग करना है। अगला है बहुभाषिक कक्षा शिक्षण 3 भाषाओं यानी त्रिभाषा सूत्र की वकालत करता है। एनसीएफ 2005 कहता है कि 3 भाषाओं की वकालत करता है। पहली मातृभाषा, दूसरी हिंदी, तीसरी जो है पहली मातृभाषा हो जाएगी, मातृभाषा कोई भी हो सकती है, दूसरी भाषा इंग्लिश होगी और तीसरी कोई अन्य भाषा हो सकती है। यानी त्रिभाषा सूत्र की बातें कौन करता है? तो एनसीएफ 2005 करता है। अगला पॉइंट है, इसने भाषा के 4 कौशल की बात की गई है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कितने प्रकार की भाषा कौशल है? तो 4 है। कौन सी है? LSRW। क्या? LSRW, इसको आप सभी को याद करना है। LSRW, लिस्टनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। एनसीएफ 2005 बोलता है कि भाषा के कितने कौशल हैं? 4। कौन कौन से हैं? और इसमें क्रम भी लगाने को दिया जाता है कि क्रम क्या है। बच्चा पहले सुनता है और उसके बाद बोलता है, उसके बाद बच्चा क्या करता है? पढ़ना स्टार्ट करता है, तब जा कर के बच्चा लिखना स्टार्ट करता है। अगर यहाँ से देखेंगे हम तो बच्चा 2 रूप में किसी चीज़ को एक्सेप्ट करता है। ओ यहाँ पे कितने प्रकार की बातें करता है? तो 4 कौशल की बातें एनसीएफ 2004 करता है। LSRW, इसको क्या करना है? याद करना है। अगर इसी को देखोगे तो 2 में होता है, 2 चीज़ से वह किसी मतलब 2 चीज़ से सीखता है, देखता है, सुनता है, समझता है, जबकि 2 चीज़ से अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। इसीलिए भाषा को कितने कौशल की कहा गया है? कि 4 कौशल की बातें करता है। इसमें अगर हम देखेंगे, सुन करके और पढ़ करके किसी चीज़ को क्या करता है? ग्रहण करता है बच्चा, और बोल करके और लिख करके किसी चीज़ से अपनी बातों को व्यक्त करता है। क्या करता है? व्यक्त करता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका ट्रिक भी याद कर लेना कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, ये क्रम भी पूछ सकता है। तो LSRW, लिस्टनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। अगला है, किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। ऐसा ना हो कि कोई भी सूचना सबको कह दो ये ज्ञान है, रट लो इसको, तो रट्टू तोता बना दो। ऐसा करना नहीं है। हर चीज़ का अपना एक सिद्धांत होना चाहिए और हर पॉइंट को, हर सूचना को ज्ञान मानने से क्या किया जाए? बचा जाए। अगला पॉइंट है, विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर और आदि शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जितने भी टीचिंग लाइन का एग्ज़ाम होता है, हर में से जो है ये पूछा जाता है शिक्षण सूत्र, और शिक्षण सूत्र का भी अगला वीडियो शिक्षण सूत्र का ही होने वाला है। तो इससे यूट्यूब चैनल पर आप कंप्लीट सीटेट की तैयारी कर सकते हैं और इस पर बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये शिक्षण सूत्र क्या है? एक होता है आगमन विधि, एक होता है निगमन विधि। आगमन विधि को में जो है ज्ञात से अज्ञात की ओर बातें की जाती है, यानी पहले ज्ञात चीज़ें दिखाओ, फिर उसके क्वालिटी के बारे में बताओ। जैसे कोई आम की क्वालिटी बताना तो पहले आम को दिखा दो और फिर उसके बाद उसके मिठास के बारे में या उसके क्वालिटी के बारे में बातें की जाए। मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी पहले मूर्त वस्तुओं को दिखाओ, उसके बाद उसके बारे में बातें करो या डिस्कस करो या उसके बारे में पढ़ाया जाए। अगला पॉइंट है,
पनिशमेंट एंड रिवार्ड की भावना को सीमित किया जाए। ऐसा ना किया जाए कि हर बार बच्चों को कुछ ना कुछ देते रहो, मतलब पनिशमेंट यानी दंड देना ही नहीं है और हर बार पुरस्कार देना नहीं है। क्या पता हर क्वेश्चन में शाबाश बेटा, लो टॉफी लो, बहुत अच्छा, कितना गुड, वेरी गुड, ब्रिलियंट, ये सब बार बार बोलोगे तो उसकी कोई कद्र ही नहीं रह पाएगी। तो जैसे स्किनर महोदय ने सतत पुनर्बलन और वितत पुनर्बलन की बातें की हैं और उसमें भी सबसे बढ़िया कौन है, वितत पुनर्बलन है। उसी प्रकार एनसीएफ भी कहता है कि पनिशमेंट की भावना, मतलब पनिशमेंट हमेशा करना ही नहीं या पनिशमेंट करना ही नहीं है और हमेशा पुरस्कार देते रहना नहीं है। कभी कभार पुरस्कार दे दो, उससे जो है क्या है, बच्चों में लालच या लालसा पैदा होगी और जल्दी सीखने की भी लालसा होगी। अगला पॉइंट कहा गया है, सह शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। जो सह शैक्षिक गतिविधि है उसमें बच्चों के अभिभावक को भी क्या किया जाए, जोड़ने की बातें करते हैं। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं बच्चों के अंदर जो अभिभावक से ही पता चलता है या अभिभावक को जो है टीचर मिलता रहेगा तो संपर्क बना रहेगा और जिससे अगर बच्चा कोई गलती करता है तो पेरेंट्स से सलाह ली जा सकती है या पेरेंट्स को बताई जा सकती है। इससे बच्चे में सुधार आएगा। अगला पॉइंट है, विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबों शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। यानी एनसीएफ 2005 कहता है कि जो पाठ्यक्रम अगर ज़्यादा हो या किताबें मोटी मोटी हो तो वह क्या करता है, जो है असफलता का प्रतीक है। यानी सीमित पाठ्यक्रम की बातें करता है और मोटी मोटी किताबें ना हो, इसकी वकालत एनसीएफ 2005 करता है। इसलिए बच्चों की किताबें संदर्भात्मक और बच्चों के जीवन के अनुभव से रिलेटेड होनी चाहिए। और यह भी कहता है कि बच्चों के जीवन से संबंधित बुक होना चाहिए, किताबें होनी चाहिए और संदर्भ परक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा है इधर जो है उत्तरी भारत का और उसका क्यूरिकलम है पूरा दक्षिणी भारत का, तो ऐसा अगर है तो वह बच्चा कुछ जान ही नहीं पाएगा, सीख ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि जो है विशाल पाठ्यक्रम और मोटी किताबों को सीमित किया जाए या असफलता का प्रतीक है और बच्चों को जो कुछ भी पढ़ाया जाए उससे डेली रूटीन से या दैनिक चर्या से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगला है, मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण। इसमें जिस उम्र का या जिस स्टेज का बालक हो, जिस उम्र के हिसाब से हो, उसी के अनुसार ही पाठ्यक्रम का निर्धारण होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बच्चा छोटी क्लासेज में है, 1-2 में है और उसको पढ़ाया जाए 8-9 का मैथ, तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा और बेचारा डिस्टर्ब हो जाएगा, जान ही नहीं पाएगा। अब उसको पढ़ाना है प्लस माइनस जोड़ जो है गुणा भाग सिखाना है, छोटा छोटा करना। अब क्या पता तुम उसको बहुत बड़ी बड़ी करो तो वह बेचारा डिस्टर्ब हो जाएगा, परेशान हो जाएगा और वह पढ़ने में रुचि नहीं लेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि जो पाठ्यक्रम हो कैसे होना चाहिए, मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार होनी चाहिए। एनसीएफ 2005 के प्रमुख सूत्र क्या है, यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो प्रमुख सूत्र है बिना भार के अधिगम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह है। प्रमुख सूत्र क्या है, बिना भार के अधिगम, लर्निंग विदाउट बर्डन। यानी जो अधिगम बच्चों में करना है या कराना है या टीचिंग कराना है, ऐसा होना चाहिए जो बच्चों के जो है कोई भी भार ना दे। तो इसी के अनुसार इसी से तो बस्ते को कम किया गया है, क्योंकि बच्चे अभी भी प्राइवेट स्कूलों में देखोगे तो बच्चे पूरा बैग भर भर के ले जाते हैं और उनकी बचपन से ही जो है जो कमर है, कंधा है, ये सब, और बच्चे आजकल के छोटे तो ज़्यादा यहीं से हो जा रहे हैं। इतने भारी बैग ले जाना है, रोज़ ले जाना ले आना, उनकी जो लंबाई में कमी आ जाती है। तो इसीलिए और इसमें एनसीएफ 2005 में कहा गया कि बिना भार के अधिगम, लर्निंग विदाउट बर्डन। अगला पॉइंट, मूल्य को उपदेश देकर
नहीं वातावरण देकर स्थापित किया जाए। मूल्य देखो, जो समाज में मान व्यवहार है उसी को अपनाना, यानी जैसा कैरेक्टर बच्चों का होगा, जैसी पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व होगा, उसको जो है कैसे सिखाना है, तो इसको वातावरण देकर सिखाना, ना कि उपदेश दे करके। क्या पता मैं सिखाऊं, टीचर, मैं मान लेता हूं मैं एक प्रकार से टीचर हूं और मैं बच्चों की सिखा रहा हूं, बच्चे दारू नहीं पीना चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए और गाली गलौज नहीं करना चाहिए, समाज में अच्छे से रहना चाहिए और पान गुटखा नहीं खाना चाहिए। अब खुद मैं पान गुटखा खा के आ रहा हूँ, गाली का प्रयोग कर रहा हूँ, पनिशमेंट सबको कर रहा हूँ, परेशान सबको कर रहा हूँ, समाज से रोज़ लड़के आ रहा हूँ, तो इससे बच्चे पर क्या होगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा। और इसलिए यह कहा गया है कि बच्चों को उपदेश देकर नहीं बल्कि वातावरण देकर स्थापित किया जाए, क्योंकि बच्चा जो होता है टीचर का ही सब कुछ एक्सेप्ट करता है, टीचर की जैसी भावना रहेगी, टीचर की जैसी पर्सनालिटी रहेगी, सभी चीज़ को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। और वातावरण में होने वाली जो भी कुछ चीज़ें होती हैं सभी का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। अगला बातें की गई है, पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें। ऐसा ना करें कि बच्चों को पढ़ने का कुछ और मन करे और तुम अपने हिसाब से, या माता पिता या टीचर अपने हिसाब से बच्चों को बोले, बच्चे तुमको यही पढ़ना है, बाकी दूसरा चीज़ नहीं पढ़ना है। 3 इडियट मूवी में देखो कि सब लोग कितने परेशान थे, लास्ट में जाकर के सभी लोग क्या किए, सुधार किए। तो इसी प्रकार यह भी बोला है कि पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें। उसका जो मन करे वह पुस्तक पढ़े, उसका जो मन करे वह सब्जेक्ट ले, किसी के दबाव में या कोई ज़बरदस्ती ना करे। अगला पॉइंट है, शांति शिक्षा को बढ़ावा, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने की कार्यक्रम का आयोजन करना। एनसीएफ 2005 कहता है शांति शिक्षा को बढ़ाया जाए। ये नहीं कि बच्चे जो है शोर करते रहें और उसमें पढ़ाई होती रहे। बिल्कुल जो है शांति शिक्षा को बढ़ावा होना चाहिए। महिलाओं के प्रति आदर सम्मान की भावना होनी चाहिए। बचपन से जो बचपन में बच्चों की रीढ़ होती है, जैसा बच्चों को ढाल दोगे उसी प्रकार बच्चे रहने लगते हैं। और जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने की कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए। जैसे समय समय पे फंक्शन होता रहता है, 15 अगस्त, 26 जनवरी या किसी भी खास दिन हो गया, उस दिन फंक्शन की आवश्यकता होती है। उस कार्यक्रम में क्या आपको विकसित करना है, तो बच्चों के अंदर जिम्मेदारी का दृष्टिकोण, महिलाओं के प्रति आदर भाव, ये सब बच्चों के अंदर क्या करना है, स्थापित करना है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा देना चाहिए। सांस्कृतिक कार्यक्रम यानी कोई भी फंक्शन हो गया, उस फंक्शन में मनोरंजन के स्थान पर किसको बढ़ावा देना चाहिए, सौंदर्य बोध को बढ़ावा देना चाहिए। आजकल के तो मूवी, पिक्चर, गाना सब इतने अजीब तरह के हो गए कि उससे कोई मतलब मनोरंजन के लिए कुछ भी चले, सौंदर्य बोध का कोई उसमें औचित्य है ही नहीं। जबकि एनसीएफ कहता है कि बच्चों में कैसी जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हो उसको मनोरंजन पे ना ध्यान करके उसकी सुंदरता पर, उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सभी के बारे में जो है बढ़ावा देना चाहिए। अगला पॉइंट है, शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि समय पर पहुंचाया जाए। शिक्षक जो होते हैं, जैसे आजकल ज़माना है डिजिटल प्लेटफार्म आ गई है और OHP यानी ओवरहेड प्रोजेक्टर, यानी समय के साथ साथ बदलाव ज़रूरी है। का पता इस समय कंप्यूटर का ज़माना आ गया, सब लोग कंप्यूटर से पढ़ रहे हैं और अभी कहीं भी जो है वही वाइट बोर्ड पे या फिर 3 गुड़िया वाले बोर्ड पर पढ़ाया जा रहा है। तो इसकी जो है एनसीएफ कहता है कि शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि समय पर पहुंचाया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है, समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दे। समुदाय को कैसे मानवीय संसाधन, क्योंकि कम्युनिटी यानी समुदाय से ही हर चीज़ सीखा जाता है। बच्चे इंटरेक्ट करके समुदाय से ही सीखते हैं।
अगर बच्चे आपस में कई सारे बच्चे, कई संस्कृति के बच्चे एक साथ बैठे रहते हैं तो अपना एक दूसरे को जो है अपनी संस्कृति का आदान प्रदान करते हैं, अपनी भाषाओं का आदान प्रदान करते हैं। तो इसमें यही कहा गया है कि समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में क्या करें, प्रयुक्त होने का अवसर दें। अगला पॉइंट है बालकों के चौमुखी विकास पर आधारित हो पाठ्यचर्या हो, यानी बच्चों का विकास शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, सभी विकास से संबंधित होना चाहिए। यानी बालकों का चौमुखी विकास होने वाला आधारित पाठ्यचर्या होना चाहिए। ऐसा ना हो केवल शिक्षा पर आधारित बच्चों को रटते रहो, यानी केवल ज्ञान ही दिया जाए, ऐसा है नहीं। पाठ्यचर्या में शारीरिक विकास कैसे करना, उस पर भी ध्यान देना है। समाज में कैसे रहना है, सामाजिक जो भावना उसको भी विकसित करना है, समाज के अनुरूप बनाना है। और मानसिक विकास, ऐसा ना हो कि वो रट्टू तोता बना दो, मानसिक विकास भी कराना है। मानसिक विकास कैसे होगा, उन सभी के बारे में भी डिस्कस करके उसके हिसाब से कराना है। नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट, हालांकि इनसे संबंधित लॉरेंस कोहलबर्ग हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग में नैतिक विकास कैसे कैसे होता है उन सभी के बारे में हमने डिटेल से चर्चा की है। तो नैतिक विकास भी बच्चों में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो रट्टू तोता बन जाए या समाज से कोई इंटरेक्ट हो ही नहीं और कोई नैतिकता बची ही नहीं रहे। आजकल में देखोगे ये फैशन आ गया है कि जो शहर गया उसकी नैतिकता मर जाती है, जो भी पैसे पाने वाला है या जो भी पैसे कमाने वाला उसकी नैतिकता क्या हो जाती है, मर जाती है, समाज से थोड़ा अलग हो जाता है। जबकि बच्चों में क्या करना है, बच्चों को चौमुखी विकास करना है, यानी शारीरिक जो है, नैतिक, सामाजिक, मानसिक सभी विकास होने चाहिए। आगे सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण तैयार करना। यही मैं बार बार कहता हूँ कि एनसीएफ भी क्या कहता है, समावेशी वातावरण की बातें करता है, यानी सभी संस्कृति सभी के संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। और सभी बच्चे एक साथ, चाहे विशेष बालक हो चाहे समान बालक हो, सभी बालकों को एक साथ पढ़ने का अवसर दिया जाना चाहिए। किसी भी बालकों को सिगरेशन नहीं करना है और सभी सब्जेक्ट इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत करके पढ़ाना है। ताकि इसमें ऐसा ये होता है जैसे हम लोग साइंस मैथ पढ़ते हैं तो साइंस में भी काम आता है, तो इसी प्रकार एक सब्जेक्ट को पढ़ने से दूसरा सब्जेक्ट समझ में आने लगे, ऐसा जो है पाठ्यचर्या या ऐसा होना चाहिए। तो समावेशी वातावरण में वही कहता है विशेष बालक प्लस विशिष्ट बालक सभी को एक साथ पढ़ाया जाए। वह किसी भी संस्कृति, किसी भी भाषा, उनकी कोई भी मातृभाषा हो, सभी को एक साथ पढ़ाने की वकालत एनसीएफ 2005 करता है। आगे देखते हैं एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग मैथ्स के ऑब्जेक्टिव। इनके अनुसार प्राइमरी क्लासेस में मैथ्स का नेचर एकीकृत इंटीग्रेटेड होना चाहिए। एकीकृत मतलब कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाए वह अन्य सब्जेक्ट से संबंधित होना चाहिए। जैसे अगर मैथ पढ़ाया जाए तो मैथ डेली रूटीन से भी संबंधित हो। फिजिक्स पढ़ोगे उसमें भी मैथ का यूज होता है और मैथ पढ़ने से कई सारे चैप्टर में भी प्रयोग होता है। तो जो मैथ पढ़ाया जाए वह कैसा होना चाहिए, एकीकृत होना चाहिए। एकीकृत मतलब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड या जुड़ा हुआ। इसका मतलब मैथ्स को दूसरे सब्जेक्ट के साथ एकीकृत करके पढ़ाया जाना चाहिए। इसको हमने अभी क्या किया, समझ लिए हैं। आगे बातें करता है एनसीएफ 2005 इस बात पर भी बल देता है कि स्कूल गणित आधारित होना चाहिए, क्योंकि ये स्टूडेंट को गणित में अर्थपूर्ण समस्याओं को सॉल्व करने के लिए प्रोत्साहित करता है और गणित में अमूर्त संकल्पनाओं को समझने के लिए मूर्त अनुभव उपलब्ध कराता है। इसमें यह भी बात की गई है कि जो है गणित आधारित होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट को क्या करता है, ये अर्थपूर्ण समस्याओं को सॉल्व करने में मदद करता है। वैसे समझ में नहीं आता कि मैथ पढ़ने से क्या किया जाए, लेकिन अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं डेली रूटीन में उसका प्रयोग करते रहते हो। इससे किसी भी चीज़ को कैलकुलेशन करना, किसी के बारे में डिसीजन लेना, इन सभी का विकास जो है मैथ के द्वारा होता है। आगे देखते पॉइंट, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एनसीएफ 2005
5 विधियों पर जोर देता है। कितने विधियों पर? तो 5 विधियों पर जोर देता है। कौन कौन सा है? पहला, करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग। इसमें यह कहा जाता है कि बच्चे अपने हिसाब से करके सीखें, यानी बच्चों को सीखने के लिए करके सीखने पर जोर देना चाहिए। हालांकि जोर शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जोर शब्द जो है का प्रयोग बच्चों के में किया ही नहीं गया है। तो इसमें सिंपल जो है लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखने पर आधारित होना चाहिए। दूसरा, निरीक्षण विधि यानी इंस्पेक्शन मेथड। किसी भी चीज़ को सीखने से पहले उसका निरीक्षण करके बच्चे सीखें। और दूसरा है परीक्षण विधि यानी टेस्ट मेथड। ये भी एनसीएफ 2005 कहता है कि जो है परीक्षण विधि पर आधारित होनी चाहिए। और सामूहिक विधि यानी एक दूसरे से बच्चे इंटरेक्ट करके सीखते हैं, एक दूसरे से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, एक दूसरे से अच्छी तरह यानी सामूहिक विधि द्वारा जो है अच्छी तरह से सीखते हैं। तो एनसीएफ कहता है सामूहिक विधि जो है पर जोर देता है। अगला है मिश्रित विधि यानी मिश्रित विधि पर भी जो क्या करता है एनसीएफ जोर देता है। अब आगे देखते हैं एनसीएफ 2005 में शिक्षक को एक सुगमकर्ता के रूप में माना गया है, फैसिलिटेटर के रूप में माना गया है। एनसीएफ 2005 भी कहता है कि जो शिक्षा है वह कैसा होना चाहिए? तो बाल केंद्रित होना चाहिए, ना कि शिक्षक केंद्रित होना चाहिए। और शिक्षक को एक सुगमकर्ता के रूप में ही माना गया है कि शिक्षक क्या है? एक सुगमकर्ता है जो बच्चा अगर सीखने में कहीं कठिनाई हो रही तो शिक्षक क्या करे? उसमें बच्चों को मदद करे। आगे है एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग माध्यमिक स्तर पर सोशल साइंस ईवीएस के प्राथमिक उद्देश्य क्या हैं? तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्र के समक्ष सामाजिक आर्थिक चुनौतियों की समझ विकसित करनी चाहिए, यानी बच्चों के अंदर राष्ट्र के समक्ष कैसा सामाजिक और आर्थिक चुनौती जो है उसकी समझ बच्चों के अंदर पैदा हो इसकी। और दूसरा पॉइंट है बच्चों और सामाजिक वातावरण के परस्पर संबंध पर बल देते हैं। वे वातावरण की समग्र समझ को क्या करना है? विकसित करना है। साइंस के कॉन्सेप्ट को जानने के लिए एक्टिविटीज़ और एक्सपेरिमेंट पर आधारित होना चाहिए। साइंस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कैसा एक्टिविटी कराना चाहिए और एक्सपेरिमेंट कराना चाहिए। सुपरिचित अनुभव के आधार पर साइंस के कॉन्सेप्ट को क्या करें? सीखना, यानी अनुभव के आधार पर वो भी अच्छी तरह। वही कहा गया ना, अल्प ज्ञान जो है हानिकारक होता है। तो एनसीएफ भी कहता है कि सुपरिचित अनुभव के आधार पर ही साइंस के कॉन्सेप्ट को क्या किया जाए? समझाया जाए या सिखाया जाए। तो आज के सेशन में बस इतना ही। कैसा लगा सेशन ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।